क्वेश्चन नंबर 30 मध्यमान विचलन एमडी ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। अव्यवस्थित आंकड़ों से मध्यमान विचलन ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग किया जाता है। अव्यवस्थित आंकड़ों से मध्यमान विचलन ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग किया जाता है। उस सूत्र इस प्रकार से देखिएगा, एम डी इक्वल टू सिग्मा डैश डी डैश अपान एन इक्वल टू सिग्मा मॉड एक्स अपान एन, जहाँ पे सिग्मा मॉड एक्स क्या है, मध्यमान के लिए प्राप्तांकों के समस्त विचलनों का योग, एन क्या है, एन है प्राप्तांकों की संख्या, डैश डी डैश क्या है, डैश डी डैश है एक्स माइनस एम प्राप्तांकों का मध्यमान से विचलन और एम है मध्यमान। फिर से देखिएगा, मध्यमान विचलन एम डी ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। अव्यवस्थित आंकड़ों से मध्यमान विचलन ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग किया जाता है। ये सूत्र इस प्रकार से एम डी इक्वल टू सिग्मा डैश डी डैश अपान एन इक्वल टू सिग्मा मॉड एक्स अपान एन, जहाँ पे सिग्मा मॉड एक्स क्या है, मध्यमान के लिए प्राप्तांकों के समस्त विचलनों का योग, यहाँ पे एन है प्राप्तांकों की संख्या, डैश डी डैश है एक्स माइनस एम प्राप्तांकों का मध्यमान से विचलन और एम है मध्यमान। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31। ध्यान दीजिएगा, विचरणता गुणांक का सूत्र लिखिए। आपको तो ये क्वेश्चन 100% अगर एग्जाम में आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विचरणता गुणांक का सूत्र लिखिए। विचरणता गुणांक का परिकलन इस प्रकार से किया जाता है, विचरणता गुणांक इक्वल टू एच डी बटे माध्य गुणे 100। विचरण गुणांक का सूत्र क्या है, एच डी बटे माध्य गुणे 100। ये क्या है, ये है आपका विचरण गुणांक का सूत्र। विचरण गुणांक का सूत्र आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा 100%। विचरण गुणांक इक्वल टू एच डी बटे माध्य गुणे 100, ये होता है आपका विचरण गुणांक का सूत्र। इसे याद कर लीजिएगा, जहाँ पे एच डी क्या है, एच डी है माध्य विचलन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32, सह संबंध का पर संबंधित टिप्पणी लिखिए। ध्यान दीजिएगा, सह संबंध का प्रयोग दो स्वतंत्र वेरिएबल्स के बीच संबंध को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। एन जीओ की ऊंचाई एवं भार मापने पर एक सीरीज उपलब्ध होती है। इस सीरीज में प्रत्येक यूनिट में दो मान होते हैं, एक ऊंचाई तथा दूसरा भार का। सह संबंध का प्रयोग दो स्वतंत्र वेरिएबल्स के बीच संबंध को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। एन जीओ की ऊंचाई एवं भार मापने पर एक सीरीज उपलब्ध होती है। इस सीरीज में प्रत्येक यूनिट में दो मान होते हैं, एक ऊंचाई और दूसरा भार का। अतः ऐसे बंटन को जिसमें सीरीज के प्रत्येक यूनिट के दो मान होते हैं, अतः ऐसे बंटन को जिनमें सीरीज के प्रत्येक यूनिट के दो मान होते हैं द्विचर बंटन कहते हैं। जिसमें सीरीज के प्रत्येक यूनिट के दो मान होते हैं उसे द्विचर बंटन कहते हैं। द्विचर बंटन में यह जानने का प्रयत्न करते हैं कि क्या दोनों चर में कोई संबंध है। सह संबंध दोनों चरों में संबंध का अध्ययन करता है। सह संबंध दोनों चरों में संबंध का अध्ययन करता है। यदि एक चर में परिवर्तन से दूसरे चर में भी परिवर्तन होता है तो दोनों चर सह संबंधित कहलाते हैं। इस बार देखिए, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। सह संबंध पर टिप्पणी लिखिए। सह संबंध का प्रयोग दो स्वतंत्र वेरिएबल्स के बीच संबंध को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। देखिए, सह संबंध, ये जो आपका शब्द दिया गया इससे आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए। ये जो है सह संबंध यानी साथ साथ, यानी दो चीज़ें जरूर होनी चाहिए। सह संबंध का प्रयोग दो स्वतंत्र वेरिएबल्स के बीच संबंध को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। एन जीओ की ऊंचाई एवं भार मापने पर एक सीरीज उपलब्ध होती है। अतः इस सीरीज में प्रत्येक यूनिट में दो मान होते हैं, एक ऊंचाई तथा दूसरा भार का। अतः ऐसे बंटन को जिसमें सीरीज के प्रत्येक यूनिट में दो मान होते हैं उसे द्विचर बंटन कहते हैं। द्विचर बंटन में यह जानने का प्रयत्न करते हैं कि क्या दोनों चर में कोई संबंध है। सह संबंध दोनों चरों में संबंध का अध्ययन करता है। यदि एक चर में परिवर्तन से दूसरे चर में भी परिवर्तन होता है तो दोनों चर सह संबंधित कहलाते हैं। यदि एक चर में परिवर्तन से दूसरे चर में भी परिवर्तन होता है तो दोनों चर सह संबंधित कहलाते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33, ऋणात्मक एवं धनात्मक सह संबंध पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आप लोग, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऋणात्मक एवं धनात्मक सह संबंध पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जब एक चर का मान बढ़ने पर दूसरे चर का मान भी बढ़ जाता है या एक मान कम करने पर दूसरे का मान भी कम हो जाता है तो इसे पॉजिटिव सह संबंध कहते हैं।
जब एक चर का मान बढ़ने पर दूसरे चर का मान भी बढ़ जाता है या एक मान कम करने पर दूसरे का मान कम हो जाता है तो उसे पॉजिटिव सहसंबंध कहते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। इसके विपरीत सहसंबंध को निगेटिव या प्रतिलोम कहते हैं। जब इसके वेरिएबल्स विपरीत दिशा में विचलित होते हैं, जैसे शरीर के भार में वृद्धि के साथ उसकी औसत लंबाई कम हो जाती है। अगले क्वेश्चन नंबर 34, सहसंबंध गुणांक क्या है? आपको लगता मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। सहसंबंध गुणांक क्या है? हिस्टोग्राफ के समान प्रकीर्ण चित्र भी प्रेक्षकों को प्रदर्शित करने की एक विधि है। हिस्टोग्राफ के समान प्रकीर्ण चित्र भी प्रेक्षकों को प्रदर्शित करने की एक विधि है, किंतु इससे किसी प्रकार के सहसंबंध का आभास नहीं होता। सहसंबंध गुणांक को निम्न प्रकार से ज्ञात करते हैं। R इक्वल टू सिग्मा ब्रैकेट में x माइनस मॉड x ब्रैकेट बंद, उसके बाद फिर ब्रैकेट y माइनस मॉड y ब्रैकेट बंद अपान अंडर रूट सिग्मा ब्रैकेट में x माइनस मॉड x का होल स्क्वायर, फिर से सिग्मा y माइनस वाई स्क्वायर का मॉड स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है बस। सहसंबंध गुणांक जो कि सहसंबंध गुणांक को निम्न प्रकार से दर्शाते हैं, जो कि इस प्रकार से है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है और ये वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट भी है, ध्यान रखिएगा। देखिए, इसमें एक वेरिएबल्स को x तथा दूसरे वेरिएबल को y से प्रदर्शित किया गया है। इसमें x तथा y वेरिएबल्स में दो सेटों के माध्य x और y माध्य से विचलन को प्रदर्शित करते हैं। अतः सिग्मा ब्रैकेट में x माइनस मॉड x, फिर से ब्रैकेट में y माइनस मॉड y में प्रत्येक व्यष्टिगत के लिए माध्य मॉड x से x के विचलन को तथा दूसरा माध्य मॉड y से y के विचलन को प्रदर्शित करता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35, मानक विचलन की परिभाषा लिखिए। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मानक विचलन की परिभाषा, किसी श्रेणी का प्रमाण विचलन उस श्रेणी के समांतर माध्य से विभिन्न पदों के विचलनों के वर्गों के समांतर माध्य का धनात्मक वर्गमूल होता है। किसी श्रेणी का प्रमाण विचलन उस श्रेणी के समांतर माध्य से विभिन्न पदों के विचलनों के वर्गों के समांतर माध्य का धनात्मक वर्गमूल होता है। मानक विचलन को प्रायः ग्रीक वर्णमाला के अक्षर सिग्मा से दर्शाते हैं और लघु रूप में इसे SD कहा जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 36, श्रेणी क्रम विधि का उपयोग कीजिए। पहला है जब वास्तविक प्राप्तांकों के स्थान पर क्रम दिए गए हों। दूसरा जब प्राप्तांक अव्यवस्थित रूप में दिए गए हों। तीसरा जब पदों की संख्या 30 से कम हो। इस विधि का उपयोग परिणाम देता है। चौथा जब दो परीक्षणों में सत्यता एवं विश्वसनीयता ज्ञात करनी हो। पांचवा जब वास्तविक प्राप्तांक के स्थान पर क्रम दिए गए हों। श्रेणी क्रम विधि का उपयोग इस प्रकार से किया जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 37, सृजनात्मकता से क्या तात्पर्य? सृजनात्मकता किसी नवीन रचना या विचारों का प्रस्तुतिकरण करता है। सृजनात्मकता क्या है? ये किसी नवीन रचना या नई प्रकार की रचना और विचारों का प्रस्तुतिकरण करता है। केवल कवि, लेखक, निबंधकार, उपन्यासकार, संगीतकार, चित्रकार आदि अब सृजनात्मक नहीं माने जा रहे हैं, बल्कि यह माना जाने लगा है कि व्यक्ति के जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में सृजनात्मकता की अभिव्यक्ति हो सकती है। अतः संसार के हर देशों में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियों के लिए इस परीक्षण के द्वारा उच्च सृजनात्मकता वाले लोगों का पता लगाया जा रहा है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 38, अव्यवस्थित प्राप्तांकों से SD की गणना किस प्रकार से की जाती है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अव्यवस्थित प्राप्तांकों से SD की गणना किस प्रकार की जाती है? अव्यवस्थित आंकड़ों से प्रमाणित विचलन ज्ञात करने की प्रक्रिया इस प्रकार है। पहला प्राप्तांकों के मध्यमान सिग्मा x अपान n ज्ञात करना। दूसरा है मध्यमान m से प्राप्त प्राप्तांकों का विचलन d ज्ञात करना। तीसरा समस्त विचलनों ds का वर्ग ज्ञात करना। चौथा है समस्त विचलन वर्गों का योग यानी सिग्मा x स्क्वायर ज्ञात करना। इसे सिग्मा d क्यूब भी कहते हैं। पांचवा सिग्मा d स्क्वायर या सिग्मा x स्क्वायर को n से भाग देना। छठा है भागफल का रूट वर्गमूल ज्ञात करना।
अव्यवस्थित आंकड़ों से SD ज्ञात करने का सूत्र इस प्रकार से है, SD सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा x स्क्वायर अपान n या अंडर रूट सिग्मा d स्क्वायर अपान n, ये आपका होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 प्रोडक्ट मोमेंट विधि की विशेषताएं होती है। प्रोडक्ट मोमेंट विधि अधिकांशतः से संबंध ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। कार्ल पियर्सन ने इस विधि को विकसित किया, इसलिए इसे पियर्सन विधि कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। प्रोडक्ट मोमेंट विधि की विशेषताएं क्या है? प्रोडक्ट मोमेंट विधि अधिकांशतः से संबंध ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। कार्ल पियर्सन ने इस विधि को विकसित किया, इसलिए इसे पियर्सन विधि कहते हैं। 40 नंबर है, उच्च धनात्मक सहसंबंध क्या है? ये भी इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी यह देखा जाता है कि एक चर में परिवर्तन से दूसरे चर में अत्यधिक परिस्थिति उच्च धनात्मक सहसंबंध कहलाती है। कभी कभी ये देखा जाता है कि एक चर में परिवर्तन से दूसरे चर में अत्यधिक परिस्थिति उच्च धनात्मक सहसंबंध कहलाती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 41 पूर्ण धनात्मक सहसंबंध से आप क्या समझते हैं? इम्पॉर्टेंट है। दो चरों की मात्रा अनुपातिक रूप से घटती या बढ़ती है। दो चरों की मात्रा अनुपातिक रूप से घटती या बढ़ती है। उदाहरणार्थ इंचों तथा सेंटीमीटर की मान अनुपातिक रूप से घटती या बढ़ती है। 42 नंबर है आवृत्ति बहुभुज से आप क्या समझते हैं? ये भी इम्पॉर्टेंट है। वह चित्र जो अनेक भुजाओं से घिरा हो बहुभुज कहलाता है। वह चित्र जो अनेक भुजाओं के माध्यम से किसी एक आवृत्ति वितरण के विभिन्न वर्गांतरों की विभिन्न आवृत्तियों के मूल्यों को प्रदर्शित करता है वृत्ति बहुभुज कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 43 आवृत्ति आयत चित्र क्या है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। आवृत्ति आयत क्या है? आवृत्ति आयत चित्र आयतों का वह समूह है जिसके अंतर्गत प्रत्येक आयत की ऊंचाई तत्संबंधी वर्गांतर की आवृत्ति का प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात आयतों की ऊंचाई आवृत्तियों के अनुसार होती है। स्तंभाकृति चित्र निर्माण में वर्गांतरों को x अक्ष पर तथा आवृत्तियों को y अक्ष पर दिखाया जाता है। तत्पश्चात हर एक वर्गांतर की निम्न एवं उच्च सीमाओं पर उस वर्गांतर की आवृत्ति के अनुपात में लंब डाल दिया जाता है। प्रत्येक वर्गांतर को निम्न एवं उच्च सीमाओं पर डाले गए लंबों के ऊपरी सिरों को मिला देने पर एक दूसरे के सटे सटे आयतों का एक समूह ग्राफ पेपर पर तैयार हो जाता है, जिसे हम आवृत्ति आयत चित्र कहते हैं। इसे देखिए आवृत्ति आयत चित्र क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आवृत्ति आयत चित्र आयतों का वह समूह है जिसके अंतर्गत प्रत्येक आयत की ऊंचाई तथा संबंधी वर्गांतर की आवृत्ति का प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात आयतों की ऊंचाई आवृत्तियों के अनुसार होती है। स्तंभाकृति चित्र निर्माण में वर्गांतरों को x अक्ष पर तथा आवृत्तियों को y अक्ष पर दिखाया जाता है। तत्पश्चात हर एक वर्गांतर को निम्न एवं उच्च सीमाओं पर उस वर्गांतर की आवृत्ति के अनुपात में लंब डाल दिया जाता है। प्रत्येक वर्गांतर को निम्न एवं उच्च सीमाओं पर डाले गए लंबों के ऊपरी सिरों को मिला देने पर एक दूसरे के सटे सटे आयतों का एक समूह ग्राफ पेपर पर तैयार हो जाता है, जिसे आवृत्ति आयत चित्र कहते हैं। तो फ्रेंड्स आपका एजुकेशन पेपर 2 आपका कंप्लीट हो गया है। आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा।